नमस्ते। मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। आज दो बातें। आप लोगों के लिए आंसू का कोई मतलब नहीं। पहली, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हेमंत सोरेन की झारखंड की राजनीति की और देश के सामने एक आदिवासी तबके की बुलंद आवाज की। आदिवासी दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासी के आंसुओं का कोई मोल नहीं। इतनी घृणा, इतना द्वेष का के प्रति, इनका आदिवासी दलितों के प्रति, हम जंगल से बाहर आ गए, इनके बराबर बढ़ गए तो इनकी कपड़े मैले होने लगते। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के राजनीति की। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। कि अखिलेश जी का एक बयान था, मैंने तुरंत उसका जवाब दिया है, पर हम जरूर अखिलेश जी को पूरी जानकारी देंगे। उनका आना, उनका भाग लेना हमारे लिए नहीं, उनके लिए नहीं, पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा कैसे हो रहा है, क्या टिप्पणियां लोगों की हैं, किस दिशा में ये सब कुछ जा रहा है, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होते हुए भी खबरें प्लांट करवाई जा रही हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। कौन है इसके पीछे साजिश? अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनकी राजनीति में 90% का खेल क्या है? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है, जमीनी काम क्या है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उत्तर प्रदेश पर बात करने से पहले आपको झारखंड ले चलूंगा। झारखंड में आज फ्लोर टेस्ट हो रहा है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक वो फ्लोर टेस्ट पर बहस अभी चल रही है और उसके बीच में सबसे पहले वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की इस बात को जरूर आपसे साझा करना चाहूंगा, जब उन्होंने बुलंदी के साथ मुल्क के संविधान आईन को, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जयपाल सिंह मुंडा को, इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों को याद करते हुए एक तेवर के साथ अपनी बात रखी जो पूरे देश को सुननी चाहिए। और उसके बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे, एक बड़े नेता हेमंत सोरेन, जो ईडी की कस्टडी में रहते हुए इस फ्लोर टेस्ट के लिए सदन में आए, अपनी बात रखना शुरू किया और इस बुलंदी से कहा, अगर एक भी आरोप साबित हो जाए, एक भी कागज मिल जाए तो आप जो कहेंगे वो करेंगे, मगर आपकी औकात उन लोगों को पकड़ने की नहीं है जो इस देश का पैसा लेकर विदेश चले गए। हम तो यहीं के हैं, इसी मिट्टी में रहेंगे। बाहर से तो आप आए हो, इसलिए जो बाहर भाग गए उनको आप पकड़ भी नहीं पा रहे हो। तेवर देखिए एक मुख्यमंत्री का। मैं आंसू बहाने नहीं, आपके सामने हमारे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है, इसलिए वक्त के लिए इन आंसुओं को बचा कर रखूंगा और आपसे आंख में आंख मिलाकर एक एक चीज का हिसाब करूंगा। वो तेवर इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों के वजूद को जगाने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन का ये भाषण। देश आजादी के सपने भी ये लोग नहीं देखते थे अध्यक्ष महोदय, तब से झारखंड के आदिवासी अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जिनको देश के विशेष और काफी संवेदनशील व्यवस्थाएं कही जाती है, जहां करोड़ों रुपया, 12 लाख 14 लाख करोड़ रुपया डका कर इनके सहयोगी विदेश में जाके बैठे हैं, उनका एक बाल बाका करने का औकात इनके पास नहीं है। इनके पास औकात है देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के ऊपर और बेगुनाह लोगों पर, और उसमें भी गुनाह किया हो तब की बात तो अलग है, बेगुनाहों पर अत्याचार कर। और देश के लोगों को हेमंत सोरेन को इसलिए भी सुनना चाहिए, जो बीजेपी से लड़े वो सारे भ्रष्टाचारी और जो बीजेपी में शामिल हो जाए वो सबसे अच्छा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे कह दिया कि मुझे बीजेपी में बुला रहे हैं, आ जाओ, ईडी वीडी बंद कर देंगे, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा का बंद कर दिया। अजीत पवार से लेकर नारायण राणे और शुभेंदु अधिकारी का सब जांच खत्म होगी, तुम लोगों की भी खत्म हो जाएगी, बीजेपी ज्वाइन कर लो, वरना लालू और तेजस्वी वाला हाल होगा। यह है देश की वर्तमान राजनीति। लौटते हैं उत्तर प्रदेश पर
और इस बात पर वापस लौटते हुए कि अगर एक अकेला सब पर भारी है तो इस सब की क्या मजबूरी है, नीतीश कुमार क्यों जरूरी है, हेमंत सोरेन को जेल में डालने की क्या मजबूरी है, अरविंद केजरीवाल की दफ्तर पर रोज नोटिस देना और उन्हें गिरफ्तार करने के रास्ते खोजना क्यों जरूरी है, जब एक अकेला सब पर भारी है। और इस बात का इस देश के लोगों को क्या जवाब आप देंगे कि जो बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है उस पर कोई ईडी नहीं आ रही। यानी इस देश की न्यायिक एजेंसियां कहां खड़ी हैं, इसका विश्लेषण आपको करना है। आप इस देश के लोकतंत्र की सबसे बुनियादी कड़ी हैं, इसलिए इम्तिहान आपका हो रहा है, किसी नेता का नहीं हो रहा। मेरी बात को गौर से समझिएगा। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वह भी आप गौर से देखिए। अगर इंडिया अलायंस के गठबंधन के घटक दलों की संख्या थोड़ा आगे पीछे हो रही है क्योंकि नीतीश जी चले गए, फिर भी अगर 25-26 के आसपास है तो इसके बीच फूट की, टूटने की, बिखरने की रोज खबरें आएंगी। और दूसरी तरफ 38 दल हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है कि किस दल को कितनी सीट कहां मिल रही है, किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा। लेकिन एक बार भी इस पर कोई खबर, कोई बातचीत, कोई टेलीविजन पर डिबेट नहीं होगी। यह है एक एजेंडा। इसके मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों पहलू पर आपसे चर्चा करूंगा और उदाहरण लूंगा उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अमर उजाला की एक खबर आई और उसका शीर्षक देखिए क्या है। यूपी में इंडिया गठबंधन का पश्चिम बंगाल जैसा हाल। यहां खेल समझ रहे हैं? इस शीर्षक को गौर से अगर आप पढ़ेंगे तो इस खेल को समझ जाएंगे। बंगाल में क्या हाल है? ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी कि बंगाल में हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं अभी ये घोषणा नहीं की कि इंडिया अलायंस से बाहर हो गई हैं या अब अलायंस में नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी जैसा हाल उत्तर प्रदेश में। और इसके नीचे की सब हेडिंग फिर से देखिए। भाजपा के साथ रालोद और बसपा के साथ कांग्रेस बढ़ा रही पींगे। सीट बंटवारे का समाजवादी फार्मूला कांग्रेस को मंजूर नहीं। अब राजनीति को यहां से समझें कि रालोद वाली पहली बात, पिछले दिनों अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि 7 सीटों के समझौते के साथ सपा और आरएलडी का गठबंधन तय हो गया। एक बेहद प्यारी सी तस्वीर दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों की, जिसे रीट्वीट करते हुए आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने यह कहा कि मिलकर लड़ेंगे, साझा लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। और मीडिया खबर दे रही है कि इस गठबंधन के बाद बीजेपी की तरफ जाने के लिए आरएलडी कोशिश कर रही है। किसकी छवि खराब होगी? आरएलडी की। किसकी छवि खराब होगी? सपा की। और लोगों के बीच एक लिटमस टेस्ट की तरह, एक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक खेल की तरह यह खेल खेला जा रहा है। आप अखबार पर बार बार यही खबरें पढ़ेंगे कि सपा और आरएलडी आपस में उलझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सब ठीक नहीं है। तो आपको मन में यह ख्याल आएगा कि जब ये लड़ ही रहे हैं तो इनको क्यों वोट देना। यह है राजनीति। सत्ता की इस राजनीति के दरबार की दरबारी बनी मीडिया कैसे मुहरा बनी हुई है। और इसी की खबर से एक पड़ताल। पिछले दिनों अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया कि 11 मजबूत सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी के साथ गठबंधन का पहला चरण आगे बढ़ गया। आगे के लिए रास्ते खुले हैं। ट्वीट को ध्यान से देखिए, खुले हैं संभावनाएं। बाकी आप बताएं, तालमेल बनाएं और उसके बाद आगे लड़ें। और उन 11 सीटों में मेरठ, सहारनपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, रामपुर, फतेहपुर सीकरी, भदोही, बहराइच, सुल्तानपुर, बलिया, ऐसे कुछ कुछ नाम अभी उड़ते हुए आ रहे हैं, अभी पुख्ता तरीके से कहीं तय नहीं है। और 2 सीटें जिस पर एक अघोषित परंपरागत गठबंधन चला आ रहा है सपा और कांग्रेस का, अमेठी और रायबरेली, जिस पर वो प्रत्याशी नहीं उतारती। तो 13 सीटें लगभग सीधे ऐसे बन गई। 2-4 सीटें और हैं जिस पर बात चल रही है, लेकिन मीडिया खबर प्लांट ऐसे करेगा कि दोनों में बात बिगड़ गई, लड़ गए, टूट गए। कांग्रेस जा रही बीएसपी की तरफ। बीएसपी बार बार कह रही हम अकेले लड़ेंगे। यह है वो
मनोवैज्ञानिक खेल, जिससे आपके मन में बार बार यह बात पैदा हो जाए कि विपक्ष के लोग तो एकजुट ही नहीं है, तो इनको वोट हम क्यों देंगे। साहब, सत्ता पक्ष के लोग कितने एकजुट हैं, कभी आपको यह खबर देखने को मिलती है? दिल्ली में बैठे कुछ चाणक्य टाइप के लोग निर्देश देते हैं कि लखनऊ में मंत्रिमंडल विस्तार कर लो, दारा सिंह चौहान भले चुनाव हार गए, मंत्री बना दो विधान परिषद भेजकर। अरे भाई, राजभर जी भले गाली दिए, अब हमने दरवाजे खोल दिए हैं, नीतीश जी को जैसे ले लिया, राजभर जी को ले लिया, क्योंकि हमारा शेर अकेला सब पर भारी है। ये मीडिया की तैयारी है, और जमीन पर हमें राजभर चाहिए। जमीन पर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हमारे साथ अलायंस में चाहिए, इसलिए इनको मंत्री बनाओ। वो बेचारे रोज मीडिया वाले उनके सामने माइक लेके बैठ जाते हैं, राजभर जी बता नहीं पाते। उनके 2 पुत्र हैं, लेकिन परिवारवाद वहां नहीं है क्योंकि वो बीजेपी में है, तो वो लोग भी इस बात को डिफेंड नहीं कर पाते कि कब मंत्री बनेंगे। लेकिन अगर एक अकेला शेर सब पर भारी है और अब की बार 400 पार है और राम मंदिर के नाम पर वोट मिल रहा है, तो इस सब की जरूरत क्या है? लेकिन फिर भी ये जो झगड़ा दिल्ली और लखनऊ के बीच है, इस पर आप कितनी खबरें देखते हैं? अगर जो खबरें होती हैं उसमें ओम प्रकाश राजभर जी का अपमान या उपहास उड़ाते हुए खबरें होती हैं, बीजेपी पर कोई सवाल नहीं होता कि ये अपने गठबंधन के भीतर कितना लड़ रहे हैं। कितनी सीटें मिल रही हैं अनुप्रिया पटेल जी को, कितनी सीटें मिल रही हैं संजय निषाद जी को, कितनी सीटें तय हो गई हैं ओम प्रकाश राजभर जी के लिए? क्या कोई खबर ऐसी मिली? वहां तो साहब ऊपर से चिट्ठी आती है कि भाई शिवराज सिंह चौहान भले ही आप 3-4 बार मुख्यमंत्री रहे, नंबर खत्म, पत्ता कट गया, अब आप रोएं चाहे जो मन करे, बोलेंगे नहीं, चुपचाप मुख्यमंत्री आवास को बदल के मामा के घर में आ जाइए, मुख्यमंत्री आपकी जगह कोई और बना दिया गया। ये लोकतंत्र है, पार्टी विद डिफरेंस। मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी दावेदार एक बड़ी नेता को बगल में एक बड़े नेता चिट पकड़ाते हैं कि आपकी जगह पे इनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी वहां की है। लेकिन इस पर कोई मीडिया में बातचीत नहीं। प्लांट करके खबर यह दिखाई जाएगी कि कांग्रेस, आरएलडी और समाजवादी पार्टी किस तरह आपस में लड़ गए। बार बार आपको यह खबर दिखाई जाएगी। एक किस्सा छोटा सुनाता हूं, फिर आऊंगा समाजवादी पार्टी की रणनीति पर बात करूंगा। बहुत जरूरी और बहुत मजेदार किस्सा है, इसको समझिए। एक बार एक स्कूल में एक मास्टर जी हुआ करते थे जो इतनी नियमित थे कि उनसे बच्चे आजे जा गए, एक आध दिन तो मास्टर जी छुट्टी कर लो, लेकिन बच्चों के हित के लिए मास्टर कमिटेड थे। तो किस्सा सुनिए, मनोवैज्ञानिक खेल का किस्सा है। बच्चों ने रणनीति बनाई। रणनीति के तहत जिस दिन मास्टर साहब आने वाले थे, जैसे ही स्कूल के दरवाजे से दाखिल होते हैं, पहला बच्चा सामने मिलता है और कहता है, मास्टर जी प्रणाम, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। कहा नहीं, चेहरा थोड़ा उतरा लग रहा था। अच्छा कोई बात, चलो अंदर हम आ रहे हैं। मास्टर जी साइकिल खड़ा करने पहुंचते हैं, वहां एक बच्चा दिखा। दूसरा बच्चा बोला, मास्टर जी प्रणाम, क्या हुआ, आपका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, सब ठीक तो है? तबीयत ठीक नहीं लग रही? अरे नहीं एकदम तबीयत ठीक है, चलो क्लास में मैं आ रहा हूँ। स्टाफ रूम की तरफ गए। स्टाफ रूम से सामने से आता हुआ तीसरा बच्चा देखकर बोला, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी आपके चेहरे पर इतना पसीना और तनाव क्यों है, तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो बैठो। थोड़ी देर में गुरुजी विद्यार्थियों की कक्षा में आते हैं। सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। अभिवादन करने के बाद 2 विद्यार्थी उसी रणनीति के तहत आगे खड़े होकर बोलते हैं, गुरुजी आज तो आप आराम कर लो। क्यों? नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कहीं बीमार तो नहीं, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लो। मास्टर जी अपना छाता झोला उठाते हैं, साइकिल पर बैठते हैं, भागकर घर पहुंचते हैं, खटिया पर लेटते हैं, पत्नी को आवाज लगाते हैं, अरे सुनती हो, जरा डॉक्टर को बुलाओ, लगता है मैं बीमार हो गया, बस मुझे पता नहीं चला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर झूठ को बार बार कई तरीके से कई लोगों के द्वारा आपके सामने पेश कर दिया जाए तो एक बार आपको भी यकीन हो जाएगा, लगता है कुछ वाकई गड़बड़ है क्या। तो रोज आपके सामने खबर जाएगी, लड़ गई कांग्रेस सपा, गठबंधन टूट गया, बिखर गया, गई आरएलडी अब बीजेपी के साथ, और रोज ये खबरें देखते, अखबार में पढ़ते, टीवी पर सुनते, आपको भी लगेगा इन्हें क्या वोट देना, ये तो रोज लड़ते हैं, और उधर का आपको लड़ाई पता भी नहीं चलेगी। यह राजनीति की शातिर चाल। आपका इम्तिहान इसलिए बतौर वोटर है कि आप इस खेल को कितना समझते हैं। आपका इम्तिहान है,
आपके पास कौन सी सूचना किस रूप में कितनी आ रही है, सारा खेल इसी का है साहब। और इस बात को इस तरह से समझने के लिए उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण जगह है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, अखिलेश यादव की रणनीति वर्तमान दौर में, आज की तारीख में जो संविधान और सामाजिक न्याय की राजनीति है, उसके सामने एक उम्मीद बनकर पैदा हुई है। एक जमाने में समाजवादी आंदोलन के नारे हुआ करते थे, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अपनी तकरीरों में कहा करते थे, समाजवादी पार्टी एक आंदोलन का नाम है, ये बख्शीश की राजनीति नहीं करती, ये परिवर्तन की राजनीति करती है, ये इंसाफ और इंसानियत की पैरोकारी है। आरक्षण को लेकर के साफ तौर पर उनका कहना था कि अगर लोगों में गैर बराबरी जाति के नाम पर हुई है तो जब तक बराबरी नहीं हो जाएगी इस नीति को कोई छेड़ नहीं सकता, हम इस नीति को लागू करेंगे। वंचित शोषित कमेरा लोगों को बुलंद आवाज देने का काम मरहूम नेताजी ने किया और नेताजी के उस कारवां को आज की तारीख में मुकम्मल तौर पर अखिलेश यादव जी जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, यह समाजवादी पार्टी के इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय बनता जा रहा है। इस ट्वीट को गौर से सुनिए, अखिलेश यादव को गौर से सुनिए, जब वो 90% लोगों की बात कर रहे हैं। 90% आबादी जो मैंने डिफाइन की है उसको क्या मिलने जा रहा है? अभी तक जो भी दिल्ली और यूपी के बजट बनते हैं वो संपन्न 10% के लोगों के लिए बनते हैं। लंबे वक्त से पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने और बचाने की बात करके समाजवादी पार्टी ने अपने समाजवाद और सामाजिक न्याय की वैचारिकी को बिल्कुल साफ सामने रख दिया है। उन्होंने 16 प्रत्याशियों को टिकट दिया जिसमें से बहुमत पीडीए के लोगों का है, यानी जो कहा उसे करने की कोशिश सामने दिख रही है। और अखिलेश यादव जी अपनी हर तकरीर में बुलंदी के साथ उस वंचित शोषित हजारों साल की वंचना के शिकार तबके को संबोधित करते हैं कि संविधान खतरे में है, आने वाला चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, इसलिए हम सबको एकजुट होकर संविधान को बदलने वालों को कुर्सी से बदल देना होगा। इसलिए उनका अभियान बूथ मजबूत करने का शुरुआत में चला और आज पीडीए समाजवादी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और पूरी समाजवादी पार्टी अपने हर अनुषांगिक संगठन के साथ जमीन पर है। गांव से आने वाली इन तस्वीरों को देखिए, झोपड़ियों और घरों के बीच कहीं दरी बिछाकर, कहीं चटाई बिछाकर, कहीं खटिया पर बैठकर, कहीं सामान्य सी कुर्सी मेज पर बैठकर वो पीडीए की बात गांव के अंतिम व्यक्ति तक ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बूथ के साथ अब यूथ और अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उनको ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि पीडीए कैसे एनडीए को हराएगा, जाति जनगणना क्यों जरूरी है, संविधान कैसे खतरे में है, यही समाजवाद का तकाजा है। मुझे लगता है कि ये नई उम्मीद समाजवादी पार्टी की कांग्रेस के साथ अलायंस करके उस वैचारिक एकता को मजबूत करेगी जिसमें जाति जनगणना संविधान केंद्र में होगा, वंचित शोषित लोगों को उनके हिस्से का हक अधिकार मिले, इसकी कोशिश ये जो हो रही है ये आपको टेलीविजन नहीं दिखाएगा, अखबार इस पर खबरें नहीं दिखाएंगे, वो केवल इनके लड़ने टकराने और बिखरने की खबरें प्रायोजित तरीके से आपके सामने रखेंगे ताकि आपका मोहभंग हो जाए और जो सकारात्मक चीज़ें हैं उसे आप न देख पाएं। हमारी कोशिश है कि आप उन दृश्यों को भी देखें जो एक उम्मीद बनकर आज हमारे सामने मौजूद हो रहे हैं। इसलिए संविधान को बचाने, समाजवाद और सामाजिक न्याय को बचाने के लिए इस एकजुटता की जरूरत जो है उसकी बनती हुई कोशिश को भी देखें और आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।